आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट, और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है लीगल नोटिस। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। व्यूअर्स, लीगल नोटिस कैसे तहरीर किया जाता है और ये कौन कौन भिजवा सकता है, किसको भिजवा सकता है, इसको भेजने के फ़ायदे नुकसान जो भी हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लीगल नोटिस जो होता है वो आप ख़ुद भी भेज सकते हैं और अपने लॉयर के ज़रिए, अपने वकील के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। लेकिन जब ख़ुद भेजेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा आपको, कि लीगल नोटिस में आप जो चीज़ें लिखेंगे वो आगे अगर आप केस करते हैं फिर उसी इशू पर, तो आप जितना भी वो लीगल नोटिस में आपने जो चीज़ें लिख दी हैं वो उसके ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। तो चूँकि एक आम आदमी को लीगल जो इश्यूज़ होते हैं उनका पता नहीं होता, तो वो उस तरीके से लीगल नोटिस नहीं तहरीर कर सकता। तो वो आगे जब दावा लिखेंगे, अदालत में जाएंगे, तब तो वो वकील हायर करेंगे, तो जब वकील लिखेगा तो फिर डेफ़िनेटली वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो उसमें इशू ये होता है कि एक बार जो चीज़ आपने लीगल नोटिस में दे दी तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते, वही चीज़ आगे चलेगी। दूसरा तरीका है कि आप अपने वकील से बात करें, 5-10 हज़ार रुपये फ़ीस लगेगी। लीगल नोटिस की यही फ़ीस होती है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होती। तो थ्रू लॉयर भेजें। उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो जो तमाम लीगल वो चीज़ें हैं वो उसको सोच समझ के लिखेगा, तो कल आने वाले वक्त में वो आपके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं हो सकेंगी। दूसरा ये होता है कि जो लीगल नोटिस वकील जब लिखेगा तो वो अपने जो लेटर पैड होता है, अपनी उसकी ऑफ़िस का नाम वगैरह, एड्रेस, सारे फ़ोन नंबर, ये वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, एक लेटर पैड पर होता है। तो जब वो एक आम आदमी के पास या किसी कारोबारी आदमी के पास जाता है तो वो सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपके साथ टेबल टॉक करे, और इस जो इशू बना हुआ है, ये जो डिस्प्यूट है, उसको टेबल टॉक के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करे और इसको अदालत में ना जाने दे। ये बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो आम आदमी होता है उसका अदालतों के साथ इतना, अदालतों में आना जाना नहीं होता, तो उसकी कोशिश होती है जब अदालत का नाम सुनता है कि अभी मेरे ख़िलाफ़ केस हो जाएगा तो वो डर जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि अदालतों में आम आदमी के लिए जो ख़र्चे वगैरह होते हैं, लॉयर्स की फ़ीस होती है, केसेस के ख़र्चे होते हैं, तो आम आदमी इस दौर में उसके लिए ये चीज़ें, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, तो वो फिर आपसे टेबल टॉक पर ही बैठ वो कर लेता है कि ठीक है जी, इशू जो होता है वो डिज़ॉल्व कर लेता है। जबकि जो कारोबारी आदमी होता है, लेट्स सपोज़ कि एक आदमी से आपने मोबाइल लिया तो उसकी वारंटी 1 साल थी, अभी 2-4 महीने, 5 महीने गुज़रे, वारंटी अभी बाकी थी, लेकिन वो ख़राब हो गया। आपने उससे जाके कहा कि ये मोबाइल चेंज कर दो, या एज़ पर जो मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वारंटी की, तो उसके तहत वो उसको ठीक कर दो, तो लेकिन वो इनकार कर देता है। बाद में जब आपके लॉयर की तरफ से उसको लीगल नोटिस जाएगा तो वो कहेगा अब तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैंने पहले इस लीगल नोटिस का जवाब देना है, तो उसके लिए मैं अपने जो भी लॉयर होगा उसको फ़ीस पे करूँगा, उसके बाद कल जब केस मेरे ख़िलाफ़ किया जाएगा उसकी मैं फ़ीस पे करूँगा, तो ये तो मोबाइल से मेरे ख़र्चे ज़्यादा हो जाएंगे। तो हो सकता है वो आपको बुलाए, तो उसके अलावा उसका टाइम भी वेस्ट होता है। तो हो सकता है वो आपको बुला के कहे ठीक है जी, आएँ जी, आपको मैं मोबाइल रिप्लेस कर देता हूँ, या मैं इसको ठीक करवा के दे देता हूँ। तो जो भी है वो डिस्प्यूट आपका वहाँ पर ही वो हल हो सकता है। ये सबसे बड़ा आपको फ़ायदा है। अब लीगल नोटिस भेजने के और क्या फ़ायदे हैं? कुछ केसेस ये भी ऐसे भी होते हैं कि आपको लीगल नोटिस वहाँ पर मैंडेटरी होता है, आपको भिजवाना ही होता है। जैसे अभी मैंने मोबाइल की मिसाल दी, अगर आप के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई मामला बन जाता है आपके साथ, तो आपने जब कंज़्यूमर कोर्ट में जाएँगे, केस करेंगे, तो उसके लिए लीगल नोटिस लाज़मी है। इस तरह के और केसेस भी होते हैं जिसमें आप लीगल नोटिस भिजवाना आपकी मजबूरी होती है, आपने भेजना ही भेजना होता है। तो वो बेहतर यही होता है कि अपने लॉयर के ज़रिए भिजवाएँ। अब लीगल नोटिस तहरीर कैसे किया जाता है? अगर तो वकील तहरीर करेगा तो वो इस तरीके से करेगा कि वो अपने लेटर पैड पर सबसे पहले टू लिखेगा, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखेगा। उसके बाद लीगल नोटिस का जो टाइटल होता है वो लिखा जाता है कि
लीगल नोटिस की बहुत सारी किस्में हैं। आप किसी से मकान खाली करवाना चाह रहे हैं, वो किराएदार है, वो नहीं खाली कर रहा, तो टेनेंसी का ये लीगल नोटिस होगा कि वो ख़त्म हो रही है जो टेनेंसी है, तो आप इसको खाली कर दें। इसके अलावा अगर मोबाइल वाला, ये जैसे अभी मैंने मिसाल दी, इसके अलावा आपने किसी से ज़मीन ख़रीदी तो आपने बयाना दे दिया, उसके बाद आपने कहा, आप दोनों पार्टीज़ ने ये इस बात पर राज़ी हुए कि फ़लाँ डेट को आप फुल पेमेंट करेंगे, बकिया जो पेमेंट है और जो दूसरा बंदा है वो आपके नाम ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी। तो उस सूरत में जब वो टाइम पूरा हो गया तो अब आप उस पर वो राज़ी हैं कि आप पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरा बंदा आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहा, इस पर लीगल नोटिस होता है। तो जो भी मकसद है लीगल नोटिस का, वो यहाँ आप उसको सब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद वकील लिखेगा तो वो लिखेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट नेमली फ़लाँ वल्दियत और आगे एड्रेस, जो आपका नाम, वल्दियत और एड्रेस लिखेगा। फिर आगे उस लीगल नोटिस के सारे डिटेल लिखेगा कि क्या क्या मामलात थे, किस वजह से मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। फ़र्ज़ किया अगर मोबाइल वाला है तो वो लिखेगा कि ये मोबाइल फ़लाँ डेट को ख़रीदा था, इतनी वारंटी थी, इतनी कीमत थी, तो आपने फ़लाँ डेट को ये ख़राब हो गया, तो इसमें ये फ़ॉल्ट आ गया, मैं आपके पास फ़लाँ डेट को आया। डेट्स लाजमी मेंशन की जाती हैं। मैं फ़लाँ डेट को आपके पास आया लेकिन आपने इनकार कर दिया, तो उसकी वजह से मेरा इतना लॉस हुआ। वो सारी चीज़ें वो लीगल नोटिस में लिखेगा। एंड पर वो उसको कहेगा कि इतने दिन का टाइम है आपके पास, 15 दिन का टाइम है जी, 15 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिप्लाई करें, अदरवाइज़ मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पर आपके ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों तरह की कर सकता हूँ। उसके अलावा एंड सबसे लास्ट पर वो साइन, जहाँ पर वकील अपने करेगा, आपके भी साइन लेगा, और एंड पर लिखा जाता है कि एक इस लीगल नोटिस की जो कॉपी है वो मेरे पास और बतौर ऑफिस कॉपी मौजूद है। इसके बावजूद अगर वो रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई पहली बात है रिप्लाई आ जाता है तो वो भी आपको उसमें जवाब लिख के देगा। जब जवाब आपके पास रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा तो आपको फ़ायदा ये होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ुबानी होती हैं, जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन जब दूसरी पार्टी जवाब दे देती है तो आपके पास सबूत आ जाता है, और जो रिटर्न चीज़ आपके पास आ जाती है तो वो कल कोई बंदा उससे इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह आप लीगल नोटिस में जो चीज़ लिख देंगे, कल आपके ख़िलाफ़ अगर आपने अपने ख़िलाफ़ कोई पॉइंट लिख दिया तो अदालत में इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरीके से अगर उसने रिप्लाई किया है तो वहाँ कोई चीज़ लिख दी है तो वो भी उससे इनकार नहीं कर सकता, और वो कल कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ वो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। वो रिप्लाई जो है लीगल नोटिस का, वो इस्तेमाल हो सकता है। लीगल नोटिस जब कंप्लीट हो जाए, साइन वगैरह हो जाए, तो उसके बाद कभी भी ये नहीं करना कि बाई हैंड आप लेके चले जाएं जी, हम जाके उसको उसकी दुकान पर या उसके घर पर उसको दे आते। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। लीगल नोटिस आप लेकर उसको फोल्ड करें, पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ पर रजिस्टर्ड एडी के ज़रिए आप भेजें। एक तो होता है रजिस्ट्री जो की जाती है, तो उसके साथ एडी मिलता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू वो होता है, तो वो साथ एक मिलता है, एडी जिसे कहते हैं। तो उस पर एड्रेस लिखा होता है। जब जो बंदा रिसीव करता है तो वो रिसीव करके उस पर अपनी रिसीविंग देता है, तो वो वापस आपके पास आ जाता है, और उस पर लिखा होता है कि किस आदमी ने वो रिसीव किया, तो आपके पास सबूत होता है कि ये फ़लाँ आदमी ने रिसीव कर लिया है। उसके बाद अगर विद इन टाइम वो नहीं करता, इसका रिप्लाई नहीं करता, तो फिर आपके पास वो है, आप उसके ख़िलाफ़ के कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो आप उसको बतौर सबूत भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि ये मैंने लीगल नोटिस जारी किया था। इसके अलावा जो लीगल नोटिस थ्रू उसके भेजा है रजिस्टर्ड एडी के पास, तो वहाँ पर आपके पास दो चीज़ें सबूत और आ जाएंगे। एक तो जो रसीद होती है, सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्री करते हैं तो वो एक रसीद दी जाती है। एक तो वो आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने इसको भिजवा दिया था ये लीगल नोटिस, और दूसरा जो एडी वापस आ जाता है, वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो होता है वो वापस आता है, तो वो भी आपके पास सबूत होता है कि ये फ़लाँ आदमी ने ये वसूल कर लिया है। उसके अलावा अक्सर ये भी होता है, देखने में आता है कि लोग, चूँकि अब इस तरह भी होता है कि फ़र्ज़ किया एक कारोबारी आदमी है या कोई आम आदमी भी है, तो वो देखता है कि पहले मैंने लीगल नोटिस जो उसका जवाब भेजना है, पहले इसकी फ़ीस दूंगा, फिर ये होगा कि जब केस किया जाएगा तो तब भी मैं उसकी फ़ीस दूंगा। तो वो जो होता है, ख़र्चे वगैरह से डर के भी लोग आपके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा आपको लीगल नोटिस का फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इस लीगल नोटिस का सबसे बड़ा एक और फ़ायदा भी होता है कि जब अक्सर इस तरह होता है कि दो पार्टीज़ के आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, तो लीगल नोटिस बेशक बाय डाक ही जाए, तो वहाँ पर बैक साइड पर भेजने वाले का एड्रेस लिखा होता है। तो अगर आपका एक आदमी के साथ कोई रोला पड़ा हुआ है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कभी भी जब बैक साइड पर आपका नाम देखेगा, तो वो
अक्सर वसूल नहीं करते, वो वापस रिटर्न हो जाता है, उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब वकील की तरफ से जाएगा तो बैक साइड पर जो एड्रेस लिखा होगा वो वकील अपना लिखेगा, आपका उसमें ज़िक्र नहीं होगा। तो वसूल करने वाले को तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या है, और बैक साइड पर तो वकील का नाम है, उससे तो इस वकील के साथ तो कोई उसका इशू या डिस्प्यूट नहीं बना हुआ, तो वो वहाँ पर वसूल कर लेते हैं। जब वो वसूल होता है तो वो कल आपके फ़ायदे में होता है, बहुत सारे फ़वाइद आपको मिल सकते हैं, आपकी टाइम की बचत हो सकती है, आपका जो डिस्प्यूट है वो टेबल टॉक के ज़रिए भी सेटल हो सकता है। तो इसलिए थ्रू मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि हमेशा अपने वकील के थ्रू ये भेजना चाहिए, लीगल नोटिस भेजना चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी। एंड पर एक फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी इमानिल्लाह।